हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग यूनिट नंबर 1, 2 और यूनिट नंबर 3 जो परमिएबिलिटी एंड सीपेज था ये हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब यूनिट नंबर 4 हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। ये है आपका शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। अब सॉइल में हम लोग परमिएबिलिटी कैसे क्या होता है ये डिस्कशन कर लिए, सीपेज क्या होता है डिस्कशन कर लिए, सॉइल के इंडेक्स प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकते हैं, कंसिस्टेंसी क्या होता है, साइंटिस्ट अटरबर्ग ने क्या बताया, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। हो गई अब तक आपके। अब आपके सॉइल में शेयर फेलियर होने वाला है। क्या होता है शेयर फेलियर, आगे धीरे धीरे पता चलेगा। तो सॉइल में शेयर फेलियर होने वाला है। अब क्यों होने वाला है? क्योंकि कुछ लोडिंग कंडीशन होगा, कुछ सॉइल का लोकेशन ऐसा होगा जिस पे आप बिल्डिंग, आपका प्लॉट है, आप खरीद लिए, अब आप उस पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको डाउट है कि बिल्डिंग बनाएंगे तो ये फेल कर जाएगा, या आपके कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा निकल के आता है कि ये शेयर में फेल कर जाएगा। तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे सॉइल में वो स्ट्रेंथ आ जाए। तो आपको वो स्ट्रेंथ कैसे आ जाए, ये होता है सॉइल स्टेबलाइजेशन के अंदर में, जो आप लास्ट वाले यूनिट में पढ़ेंगे। अभी आपका इंपॉर्टेंट ये है कि सॉइल में शेयर अगर आ रहा है तो कैसे पता करेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी जो पता की जाएंगी, उसका कंडीशन क्या होगा, शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है, शेयर फेलियर क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझना इस यूनिट में टारगेट है। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस यूनिट को समझाने में हमको आएगा वो ये कि आप अभी क्योंकि सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, तो आप बहुत अच्छे से अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स इस चैप्टर को, और ख़ास करके इसके अंदर में जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, इस वाले चैप्टर को आप नहीं पढ़े हैं। क्योंकि 3rd सेम डिप्लोमा के स्टूडेंट है तो मान के चला जा रहा है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो आपको बहुत अच्छे से नहीं पता होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर आप कह लीजिए मॉस टॉस जो आप पढ़ते हैं पेपर, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। चाहे कंक्रीट में बात करें, चाहे सॉइल में बात करें, कुछ लोड पड़ने की वजह से कुछ स्ट्रेस आते हैं। वो कौन कौन से स्ट्रेस होते हैं, वो प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाते हैं, शियर स्ट्रेस कहलाते हैं। तो इसका कुछ फॉर्मूलाज वगैरह होता है। उसको सर्किल में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं, फॉर्मूला लिख करके दिखा सकते हैं, एनालिटिकल या ग्राफिकल दिखा सकते हैं। तो उस ग्राफिकल का नाम होता है आपको जैसे मोहर सर्किल। तो ये सब चीज़ें क्या है आपको नहीं पता है। तो हम जब आपको अब पढ़ाएंगे तो मेरे साथ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो ये होगा, जो आपको होगा, कि इस पूरे यूनिट को यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन इस पूरे थ्योरी को समझाने के लिए आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है, ये एक तरह से समझिए कि अगर बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से इसका आइडिया होना होगा। और ये लगभग 3 से 4 लेक्चर्स, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि सॉयल का शेयर स्ट्रेंथ बताते बताते हम प्रिंसिपल स्ट्रेस समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम जो कन्वेंशनल अप्रोच होता है पढ़ाने का, जो एक स्टैंडर्ड तरीका है जो आप अपने कॉलेज वगैरह में पढ़ते आ रहे हैं, उससे थोड़ा सा इस यूनिट को चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे बता दिए, क्योंकि हम आपको जो समझाना चाहते हैं वो आपको आसानी से भी 3rd सेमेस्टर में समझ में आ जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस यूनिट को, जो यूनिट नंबर 3 आप पढ़ेंगे, एटलीस्ट इसका जो ये आधा वाला पार्ट है, लैब टेस्ट वाला, तो चलो आपको एक टेक्स्ट बुक का एक तरीका होता है कि लैब में टेस्ट किस तरीके से करते हैं, ये तो चलो आपको जो हम समझाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो स्टार्टिंग के 4 पार्ट्स पढ़ने हैं, इन 4 पार्ट्स के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अभी के बाद से लेक्चर्स स्किप मत कीजिए, लेक्चर्स को कंटिन्यू देखिए, सारे लेक्चर्स एक साथ देखिए और फ्लो में देखिए। जो जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही हैं आप उसको डिस्कशन कर लीजिए हमसे, क्योंकि हम जो आपको अब यहाँ बताएंगे ये सारा क्या नोट्स में लिखा हुआ है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हम जो बता रहे हैं, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम आपको शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल समझा देंगे, उसी में हम आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस समझा देंगे, कैसे शेयर स्ट्रेस और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट करता है वो समझा देंगे, और सॉइल में वो किस तरीके से अप्लाई होगा। और आपका मोहर कुलम थ्योरी जो है वो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक मोहर सर्कल बनाता है। तो मोहर सर्किल आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक, लेकिन यही उठ करके आगे चला जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पूरे जियो टेक्निकल का सबसे डिफिकल्ट यूनिट यही वाला होता है। तो इसलिए अभी के बाद से जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं उसको स्किप मत कीजिएगा। सिलेबस क्या है आपको ये सारी चीज़ें पता है, उम्मीद करते हैं, इसको डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, नोट्स में आपको ये साथ में रहेगा। हम लोग डायरेक्टली एक एक, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इस तरीके से ही पढ़ेंगे कि शेयर फेलियर डिस्कस करेंगे, फिर शेयर स्ट्रेंथ होगा, फिर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है। हम सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले क्या बताना है बाद में क्या बताना है ये हम अभी आपको अपने कॉन्सेप्ट बताने के साथ साथ में आपको डिस्कशन करते जाएंगे। आप मेरे इस नोट्स जो हम लिखे हुए हैं इसको देखने से ज़्यादा आप ध्यान दीजिए इन डायग्राम्स पे, और जो हम आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस पर। सबसे पहले चीज़ आपको पता होना चाहिए कि
एक चीज़ होता है, एक नाम होता है आपका फोर्स। किसको कहते हैं? जनरली आप जैसे एरो से दिखा देते हैं, या तो ऐसा फोर्स है, या तो आप दिखा देते हैं ऐसा फोर्स है, या फिर कुछ ऐसा फोर्स है, कुछ इस तरीके से आप एरो से दिखा देते हैं। ये होता है आपका फोर्स। कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर में हो सकता है ये वाला फोर्स लग रहा हो इस तरीके से, हो सकता है यहाँ एक फोर्स लग रहा हो ऐसा, हो सकता है यहाँ एक फोर्स ऐसा लग रहा हो, यहाँ एक फोर्स ऐसा लग रहा हो। ठीक है। दूसरा एक टर्म होता है आपका शेयर। शेयर क्या होता है कि जैसे आपको इस डायग्राम में देखिए, एक एग्जांपल दिए कि ये पूरा एक स्लैब था आपका, ये एक दीवार है, दीवार से मान लीजिए आप जैसे खिड़की के ऊपर छज्जा निकला रहता है ना, मान लीजिए एक छज्जा निकला हुआ है। अभी इस चीज़ को मत देखिए, ये पूरा एक छत था आपका। मान लीजिए कि आपका ऐसा हुआ कि इस पे जो लोड पड़ रहा है, मान लीजिए छज्जा के ऊपर एक आदमी खड़ा हो गया। अब आदमी खड़ा हुआ तो उस आदमी का लोड इस छज्जा के जो अपना बियरिंग कैपेसिटी है, जो लोड जितना बियर करने का कैपेसिटी है इस छज्जा का, मान लीजिए उस आदमी का लोड उससे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये टूटेगा। अब इसके टूटने में दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये पूरा का पूरा छज्जा इस वाले जॉइंट से ही पूरा का पूरा ऐसे बेंड होकर के टूट जाए, स्लैब नहीं टूटे, छज्जा नहीं टूटे, लेकिन पूरा ये जॉइंट जो है, ये पूरा का पूरा जॉइंट ही इसका टूट जाए और ये नीचे की तरफ बेंड कर जाए, या तो पूरा टूट के गिर जाए या फिर आपको इस तरीके से लटक जाए। तो आप ये कहेंगे कि ये जो स्लैब बना था, ये स्लैब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप कहेंगे कि ये पूरा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसका ये जो जॉइंट है यही इसको लोड को बियर नहीं कर सका। इसको जनरली हम लोग एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं मोमेंट फेलियर। अब आप अपने फर्स्ट ईयर में उम्मीद करते हैं कि पढ़े होंगे कि मान लीजिए कैंटिलीवर है और कैंटिलीवर के ऊपर अगर यूडियल है तो इसका जो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है ये कुछ ऐसा बनता है, इस तरीके से बनता है। अगर इस वैल्यू की बात करें तो ये WL²/2 हो जाता है। कैसे हो जाता है उस पर मत जाइए, क्योंकि आप उम्मीद करते हैं कि आप ये यूडियल को यहाँ कन्वर्ट करके ये जितना एल है इसको एल लेकर के आप ये सब करके यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालने आपको आता है, मान लेते हैं। नहीं भी आता है तो अभी उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कहानी को समझिए। एक मोमेंट का ये वैल्यू आ गया, ये स्लैब इस तरीके से कुछ बेंड कर गया, ये कहलाया मोमेंट फेलियर। अब दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े थे इस जगह पे, अब ये स्लैब का जॉइंट वाइंट जो है ये सारा आपको ओके था, मतलब जितना बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आ रहा था ये जॉइंट इतना बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट कर ले रहा था, इसका मतलब है कि ये स्लैब ऐसे बेंड होके टूटने वाला नहीं था। लेकिन ये जो स्लैब का आप जो थिकनेस दिए हैं, ये वाला, ये साइज दिए हैं, कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये जो आप जियोमेट्री दिए हैं स्लैब का, अब ये ज्योमेट्री आपका मान लीजिए इस लोड के हिसाब से कम पड़ गया तो टोटल मूवमेंट में तो ये फेल करेगा नहीं। इसका मतलब है कि कुछ इतना दूर का पोर्शन जो है मान लीजिए ये उसका स्ट्रॉन्ग ही रह गया और सिर्फ ये पोर्शन वीक हो गया, और ये पोर्शन क्या हुआ इस तरीके से ये पोर्शन नीचे आ गया और ये पोर्शन वहीं रह गया। अब ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में है, ये कुछ ऐसे आड़ा तिरछा लाइन में भी आ सकता है, ये कुछ ऐसे ऐसे करके भी आ सकता है, वो तो डिपेंड करता है। तो जब भी आपको किसी एक चीज़ का आपको लोग शिफ्टिंग हो, या ऐसा समझ लीजिए शेयर इसको कहते हैं कि ये एक आपका कुछ स्लैब है, ये दूसरा आपका कुछ स्लैब है, ये दो दूसरा मेंबर है, इन दोनों मेंबर को आप इसको इधर खींचिए, इसको इधर खींचिए। अब मान लीजिए इसको किसी चीज़ से एक दो लकड़ी है, ये वुड ले लीजिए, ये एक लकड़ी है, ये आपका दूसरा लकड़ी है, और इसको आप एक कांटी से इस तरीके से इसको अटैच करके रखे हैं। अब आप बहुत हाई फोर्स लगाए P, इसको इधर लगाए, तो जैसे ही आप दोनों को इधर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो यहाँ पे हम आपको ये कलर चेंज कर देते हैं, इस जगह पे आप फील कर सकते हैं कि एक ऐसे काटने वाला एक फोर्स लग रहा होगा, इस काटी में इस तरीके से ब्रेक होने की टेंडेंसी आएगी। ये जो ब्रेक होने की टेंडेंसी है ये कहलाता है आपका शेयर, और एक फेलियर होता है इसमें इस तरीके का, ये कहलाता है आपका शेयर फेलियर। तो बेसिकली दो तरह के फेलियर होते हैं, और इसी के लिए आपको आप अपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, मोमेंट के लिए आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स के लिए शेयर फोर्स डायग्राम, ये आपको पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है, आगे यही सब चीज़ें काम में आएंगी जब आप टेक्निकल पेपर्स में पहुंचेंगे, कंक्रीट वाले या स्ट्रक्चर्स वाले जो पेपर होंगे उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए समझा रहे हैं कि आपको शेयर समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल लाइफ में क्या हो रहा है। आप शेयर फोर्स डायग्राम जानते होंगे, लेकिन हो सकता है बहुत सारे आप लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होगा कि शेयर फोर्स एक्चुअली में क्या है। तो ये कुछ ऐसा है जो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, एक स्ट्रेस आ रहा है, वो जो स्ट्रेस आ रहा है वो स्ट्रेस कहलाता है शेयर स्ट्रेस। क्यों आ रहा है, इस फोर्स की वजह से आ रहा है। तो ये फोर्स जो टेंसाइल फोर्स है P,
ये क्या कर रहा है कि ये एक इस सेक्शन पे एक शियर स्ट्रेस लगवा रहा है। आप बोलेंगे कि सर हम तो सिर्फ एक्सियल लोड दिए, हम एक वुड 1 को पकड़े एक्सियल लोड दिए, वुड 2 को पकड़े एक्सियल लोड दिए, अब हम एक्सियल टेंशन दिए बाहर के साइड में खींचे, लेकिन उसके जॉइंट्स पे क्या आ रहा है, वुड के अंदर में एक्सियल फोर्स आ रहा होगा। अगर इसमें इलोंगेशन होना हुआ तो ये कुछ ऐसे इलोंगेट करेगा, इसमें इलोंगेशन हुआ होना हुआ तो ये कुछ ऐसे इलोंगेट करेगा, लेकिन इस जगह पे क्या आ रहा है, शियर स्ट्रेस आ रहा है। अब मिट्टी में भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन होता है। जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं किसी मिट्टी के ऊपर में, तो उसमें बिल्डिंग का लोड तो आता ही आता है। सॉइल जो है डायरेक्टली बिल्डिंग का लोड तो उठाएगा ही। अब वो जो उठाएगा उसका आप नेक्स्ट वाले यूनिट में पढ़ेंगे। जब यूनिट नंबर 5 में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो डायरेक्टली जो लोड उठा रहा है उसको उठाने के लिए सॉइल का अपना एक कैपेसिटी होना चाहिए। वो कैपेसिटी जो डायरेक्ट लोड को उठाएगा, जो ये वाला लोड डायरेक्ट पड़ रहा है, उसको उठाने के लिए जो सॉइल का कैपेसिटी चाहिए उसको हम लोग आगे बोलेंगे सॉइल बियरिंग कैपेसिटी। मतलब सॉइल का लोड को बियर करने का कैपेसिटी क्या होता है। लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि सिर्फ ये सिंगल लोड ऐसे एक्ट नहीं कर रहा होता है, ये सिंगल लोड के साथ साथ एक आपका शियर फोर्स भी एक्ट कर रहा होता है कुछ इस तरीके का। मतलब एक बिल्डिंग बना है किसी सॉइल के ऊपर में, तो सॉइल के अंदर में एक तो ये वर्टिकल स्ट्रेस आया, साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस भी आया। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस सॉइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप समझ लीजिए इस जगह पे। आपका मान लीजिए आपका कोई एक एरिया है जो ऊपर नीचे होता है। मान लीजिए यहाँ से आपका रोड जा रहा है, यहाँ पे आप डिसाइड किए कि हम एक बिल्डिंग बनाएंगे। अब आपका जो प्लॉट है, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका ये प्लॉट आप खरीदे। अब बगल में एक बिल्डिंग यहाँ पे मान लीजिए बना हुआ है पहले से, अब आप भी प्लॉट खरीदे, आपका ही मन है बिल्डिंग बनाने का, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल भी बना हुआ है, अब आपको मन है यहाँ पे 10 तल्ला बिल्डिंग बनाने का। अब आपको टेंशन ये हो रहा है कि अगर हम 10 तल्ला बिल्डिंग बनाए तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सॉइल फेल कर जाए, ये रिटेनिंग वॉल गिर जाए, सारा का सारा मिट्टी इधर तो सारा का सारा बिल्डिंग भी इधर। तो अब आपको हो रहा है टेंशन। और एक्चुअली में कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जब इस तरह की जगह पे आप घर बनाते हैं, तो इसमें बेसिकली आप कह सकते हैं कि सिर्फ नॉर्मल फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स। लेकिन जब इस तरह के किसी सिचुएशन पे रहते हैं जहाँ पे आपको सॉइल जो है वो इंक्लाइंड होने वाला है, या सॉइल आपको एक तरह से समझिए कि इसका हाइट जो है ये इस तरीके से कट किया हुआ है, इसको आप टर्म कह सकते हैं कि अगर सॉइल आपको पता है कहीं पे कि अनस्टेबल कुछ ऐसा सॉइल है जिसको आप रिटेनिंग वॉल लगा करके रोके हैं, अब वहाँ पे आप घर बनाना चाहते हैं, तो इस वाले मिट्टी में जो बिल्डिंग का लोड आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन इमेजिन करके देखिए कि एक टोटल एक भारी लोड आने की वजह से ये मिट्टी कुछ ऐसे आपको इस डायरेक्शन में मूव भी करना चाहेगा, स्ट्रेट नहीं मूव करेगा, कुछ ऐसा मूव करना चाहेगा, कुछ ऐसा। इस लोड के कारण, बिल्डिंग के लोड के कारण ये वाला जो मिट्टी है इसमें नीचे तो एक लोड लगेगा ही, ये तो आपका नॉर्मल बिल्डिंग का लोड होगा, लेकिन साथ साथ वो क्या करेगा, बिल्डिंग को कुछ ऐसा इंक्लाइन मूव करवाएगा और अल्टीमेटली ये इतना सा सॉइल जो है ये बाहर आना चाहेगा। अब क्योंकि यहाँ बिल्डिंग आपका बना हुआ है, अब बिल्डिंग का लोड इस पर पड़े जा रहा है तो हैवी लोड है, तो ये रिटेनिंग वॉल उसको अगर रेजिस्ट नहीं कर सका तो ये भी टेढ़ा हो जाएगा। ये टेढ़ा होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ की मिट्टी थी जो कि यहाँ पहुँच चुका है, और प्लस ये साइड में मूव कर चुका है। बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर आप मान लीजिए कुछ ऐसा बनाए हैं तो बिल्डिंग का फाउंडेशन टिल्ट होना चाहेगा, टिल्ट होना चाहेगा तो बिल्डिंग पूरा ऐसे होना चाहेगा, अल्टीमेटली बिल्डिंग टूट जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब भी कभी ऐसा कोई सिचुएशन हुआ जहाँ पे हम लोगों को डर है कि शेयर आ सकता है, या जहाँ पे सिर्फ लोड जो है वर्टिकल नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल जाएगा, वहाँ पे हम लोगों को एक शेयर स्ट्रेस आएगा सॉइल के अंदर में। और वो जो शेयर स्ट्रेस आएगा वो क्यों आएगा, लोड के कारण आएगा, आपके बिल्डिंग के कारण आएगा। तो आपका उस जगह पे जो सॉइल है उसका जो शेयर स्ट्रेंथ है, जो शेयर उठाने का कैपेसिटी है, वो अगर उस शेयर स्ट्रेस से ज़्यादा है तो आपका सॉइल फेल नहीं करेगा। और अगर आपका शेयर स्ट्रेस उस शेयर स्ट्रेंथ से ज़्यादा आ गया, मतलब स्ट्रेंथ है आपको 100 का और शेयर स्ट्रेस आ गया 110, इसका मतलब है कि वो 10 के वैल्यू से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब है कि उस स्ट्रेस की वजह से वो सॉइल फेल कर जाएगा। तो अल्टीमेटली बिल्डिंग आप बहुत अच्छा बनाए, बिल्डिंग में जितना पिलर का साइज रिक्वायर्ड था, मान लीजिए 300 बाई 300 का रिक्वायर्ड था पिलर का साइज mm में, आप दिए 400 बाई 400 ओवर सेफ होने के लिए। आपको फाउंडेशन रिक्वायर्ड था 500 mm डेप्थ का, आप फाउंडेशन दिए 600 mm डेप्थ का, कहीं से भी आप पैसा कम नहीं खर्च किए,
लेकिन जितना भारी ये बिल्डिंग था उसके वजह से सॉयल का जो शेयर स्ट्रेंथ है, इसको टाउ एफ बोलते हैं, ये आपका लेस हो गया टाउ एक्चुअल से, जो एक्चुअल स्ट्रेस आया। तो जब स्ट्रेंथ ही आपका स्ट्रेस से कम हो गया तो फेलियर तो होगा ही। तो इस पूरे यूनिट में हम लोग यही जानना चाहते हैं, यही चेक करना चाहते हैं कि शियर स्ट्रेस क्या होता है, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, कैसे हम लोग चेक करेंगे कि शियर हम लोगों का कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है। ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं इस वाले यूनिट में। और ऑब्वियसली ये जितना स्टोरी आप पढ़ेंगे ना, ये आपको दो साइंटिस्ट दिए थे। एक आपको दिए थे जिनका नाम था कुलम्ब, एक साइंटिस्ट थे कुलम्ब और एक साइंटिस्ट थे मोहर। इन दोनों ने अलग अलग अपना एक थ्योरी दिया इसी शेयर फेलियर के लिए, या शेयर इन सॉइल कह लीजिए, इन शेयर इन सॉइल के लिए इन लोगों दोनों ने अपना अपना थ्योरी दिया। और दोनों अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टाइम पे थे। ये कुछ आपको मान लीजिए कुछ ऐसा कि आपको 1800 के आसपास थे और ये आपको कुछ 1905 के आसपास थे। मतलब 100-105 साल का डिफरेंस है। पहले कुलम ने कुछ अपना एक एनालिसिस दिया, एक थेसिस दिया कि क्या हो रहा होगा एक्चुअल में, फिर उसको उसी को यूज़ करके मोहर साइंटिस्ट ने भी कुछ और उसमें अपना पॉइंट्स जोड़ा, उन्होंने भी कुछ टेस्ट किया। ऑब्वियसली इन्होंने जब टेस्ट किया होगा तो कुछ लिमिटेशंस होंगे क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी हाई नहीं था। फिर यहाँ तक आते आते कुछ टेक्नोलॉजी हाई हुआ तो इन्होंने जो दिया फाइनल, ये वाला जो हुआ ये आपका एक्सेप्ट होने लगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमने कुलम्ब के ही थ्योरी को यूज़ किया है और अपना कुछ बनाया है, इसलिए इसका नाम कहलाएगा मोहर कुलम्ब शेयर स्ट्रेंथ या मोहर कुलम्ब शेयर एनालिसिस, ये हम लोग कहते हैं। और यही वाला एक थ्योरी आपको पढ़ना है, या यही एक थ्योरी ही होता है जो शेयर में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना थ्योरी दिया, लेकिन आप किसी भी किताब को उठा लीजिए, आप अपने सिलेबस को उठा लीजिए, आपको मोहर कुलम्ब थ्योरी ही देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि मोहर कुलम्ब थ्योरी ही वो थ्योरी है जो हम आपको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं इतनी देर से, जब आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसा सिचुएशन होगा। ये लाइन बाय लाइन करके मोहर कुलम्ब थ्योरी नहीं बताया है, लेकिन अगर हम आपको टेक्स्ट बुक का लाइन डायरेक्टली पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम आपको आसान भाषा में पहले समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है शेयर फेलियर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको बिल्डिंग बनाना था, बिल्डिंग बनाने की वजह से वर्टिकल लोड तो आया, लेकिन साथ में कुछ आपका हॉरिजॉन्टल लोड भी आया जिसको हम लोग स्ट्रेस बोले, शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस जो क्या किया, आपके सॉइल को फेलियर करवा रहा है। आपको जानने में इंटरेस्ट है कि सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ कितना है और सॉइल में शेयर स्ट्रेस कितना आ रहा है। ठीक है, ये सब वही एग्जांपल है आपका कि एक बिल्डिंग यहाँ पे बना हुआ है, इसमें लोड सिर्फ एक्ट करेगा, लेकिन यहाँ जो बनेगा उसमें लोड के साथ साथ आपका वो भी एक्ट करेगा, शेयर भी एक्ट करेगा। अभी हम डायग्राम से आगे बढ़ रहे हैं, बाद में हम एक एक करके सारी चीज़ों पे पहुँचेंगे और फिर सारे नोट्स को हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ आप स्टोरी पे ध्यान दीजिए। अब इसी तरीके का एक ऐसा इंक्लाइन सॉइल जिसका भी हम एग्जांपल दिए, मान लीजिए आप इस पे ऐसे बिल्डिंग बना रहे हैं, तो फेलियर जो होगा ना वो कुछ ये रेड वाला लाइन जो आप देख रहे हैं इस पैटर्न को लगभग फॉलो करने की कोशिश करेगा। ये एक टिपिकल फेलियर पैटर्न है। अगर इस लोड जोन के अंदर में अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको, अब क्योंकि आप प्लॉट खरीदे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, और आप बिल्डिंग तो यहीं कहीं पे बनाएंगे ना, अब आपका क्योंकि इंक्लाइंड लैंड है तो वहाँ पे मान लीजिए शेयर फेलियर होने का चांस आ रहा है, तो आपको यही चेक करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके वजह से आपके सॉइल में क्या होने वाला है। आप किसी भी एक पॉइंट को उठा लीजिए, मान लीजिए इस ये पूरा फेलियर प्लेन है ना, तो इस पे किसी भी एक पॉइंट को उठा लेते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पे फेलियर हो रहा है, तो फेलियर हो रहा है तो इस पॉइंट पे एक्चुअली में क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे पहले इसको समझना पड़ेगा। अगर एक मिट्टी यहाँ से इस तरह से घसकने वाला है तो इसका मतलब इसके पहले का मिट्टी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ का मिट्टी क्या है, वीक है। तो आप इस जॉइंट को समझना चाहेंगे ना कि कहाँ पे वीक से स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब भी आप इस ऐसे किसी पॉइंट को देखेंगे, इस पूरे लाइन पे किसी भी पॉइंट को देखेंगे, तो उस पर आप देखेंगे कि दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं। एक आपका लग रहा है ये नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा आप पढ़े होंगे उम्मीद करते हैं, लोड पर यूनिट एरिया। ये क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है। मतलब एक बिल्डिंग बना, इतने सॉइल पे बना, मान लेते हैं इतना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सॉइल है, जो पूरा एरिया है जो फाउंडेशन का, उस पर आपके इस बिल्डिंग से एक वो आ रहा है, लोड पड़ रहा है। तो पूरे बिल्डिंग का लोड P,
पूरा ये वाला जो सॉयल है जिसपे ये बिल्डिंग बन रहा है इसका एरिया ए, तो इस बिल्डिंग की वजह से अगर हम एक नॉर्मल इस तरीके का बोलेंगे तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, पी बाई ए हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, सिग्मा। अब मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये आपको इस तरीके से पड़ रहा है, लेकिन सॉयल जब ऐसा कुछ फेल हो रहा है तो यहाँ पे इस वाले पे जो नॉर्मल आपको इस तरीके से पड़ रहा है इसको अगर हम सिग्मा दिखाते हैं तो ऑब्वियसली ये सिग्मा मैक्सिमम नहीं होगा, सिग्मा मैक्सिमम तो आपका वर्टिकल आता। तो अगर हम कुछ इस डायरेक्शन में अगर हम ऐसे दिखाते तो ये वाला मेरा होता सिग्मा मैक्सिमम, लेकिन अब क्योंकि उसको एनालाइज करना बहुत वो होता है, उसमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ते हैं हम लोगों को इस तरीके से पढ़ना है। साइंटिस्ट लोगों ने जब उस पर टेस्ट किया तो हर चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल करके आया कि आप किसी भी एक रैंडम एक एरो का, कोई ऐसा एरो है, कोई ऐसा एरो है, कोई ऐसा एरो है, तो आप उसका एक इक्वेशन नहीं बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहले इस तरीके के एरो वाले फोर्सेस को इग्नोर किया, नहीं तो क्या होगा, इस शेप की वजह से आप सोचेंगे कि कुछ ऐसा वेरिएशन हो रहा है। अब इसको मैथमेटिकली बताना इजी नहीं है, पॉसिबल तो है, आप इसका भी कोई इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होगा। पता चला कि आपको फोर्स निकालना है, आप डेरिवेशन में ही 2-4 पेज लग जा रहा है। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि इस तरीके का कोई भी सिंबल जो है उसको इग्नोर किए वो, और वो क्या किए, इस तरह का जो भी कोई सिचुएशन हो उसको आसानी से बताने के लिए बोले वो लोग कि कुछ ऐसे ले लो और कुछ ऐसे ले लो, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, अब इसको वो मैथमेटिकली सॉल्व करके बता सके। तो जब भी वो किसी एक फेलियर प्लेन की बात करते हैं तो उस फेलियर प्लेन पे नॉर्मल कितना लोड लग रहा है, नॉर्मल लगेगा तभी तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा उसको वो पी बाई ए बोलेंगे ना, नॉर्मल स्ट्रेस। अगर इंक्लाइन लगा देंगे ऐसे करके तो फिर बात आएगी कि ये इसके साथ कितना थीटा बना रहा है, फोर्स रिजॉल्व करना फर्स्ट ईयर में सीखे होंगे ना, तो वो वाला कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पे आने लग जाएगा। तो इसलिए ये लोग जैसे जब एनालिसिस हुआ तो उसमें क्या किया गया कि सिर्फ बात किया गया कि किसी भी पॉइंट की जब बात कर रहे हैं, यहाँ का बात करेंगे तो ये वाला लोड लेंगे, यहाँ का बात करेंगे तो ये वाला लोड लेंगे, जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपको एक्ट करता है वो वाला लेंगे। तो अभी हम क्योंकि यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, इसको सर्किल करके बड़ा बनाए हैं, तो यहाँ पे जो मेरा नॉर्मल लोड होगा वो क्या होगा, ये वाला सिग्मा होगा। सिग्मा का वैल्यू जनरल हम आपको समझाए कि इस तरीके से कुछ होता है, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको ये तो समझ में आ गया कि सिग्मा तो लगा, साथ में कुछ आपको ऐसा शियर स्ट्रेस भी लगा। इसका मतलब है कि ये सॉइल जो इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें क्या हो रहा है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक शियर आपको फोर्स लग रहा है। यही शियर क्या कर रहा था ना, इस सॉइल को मूव करा रहा था। किसी चीज़ को आप सीधा प्रेस करेंगे तो वो दबेगा, लेकिन अगर उसको आप थोड़ा सा तिरछा होकर के प्रेस करेंगे तो वो दबने के साथ साथ आगे भी बढ़ेगा। किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं तो या तो पूरा सीधा धक्का लगाएंगे तो वो आगे बढ़ेगा। किसी चीज़ को अगर आपका कोई ऐसा डब्बा है, इस डब्बा को आप ऊपर से दबाएंगे दबेगा, इधर से सीधा स्ट्रेट फोर्स लगाएंगे तो घसकेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से फोर्स लगाएंगे किसी चीज़ के ऊपर तो वो थोड़ा सा यहाँ दबेगा भी और थोड़ा सा यह आगे ऐसे बढ़ेगा भी, क्योंकि दो तरीके का फोर्स लगेगा ना, एक ऐसा फोर्स लग जाएगा और एक ऐसा फोर्स लग जाएगा, तो थोड़ा सा दबेगा थोड़ा सा बढ़ेगा। यहाँ पे कुछ वैसा ही हो रहा है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि सीधा लोड तो पड़ नहीं रहा है, शेयर क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड ऐसे तिरछा था तो थोड़ा सा शेयर फोर्स भी आ रहा है। शेयर फोर्स आ रहा है तो ये क्या करा रहा है, फेलियर करा दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए इस पूरे डिस्कशन से कि जब भी हम लोग कोई इस तरीके के सिचुएशन में जहाँ पे सॉइल में हम लोगों को एक इंक्लिनेशन है या कुछ स्लोप है और वैसे जगह पे अगर हम बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट करेंगे। एक फोर्स जिसका नाम होगा सिग्मा, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, और एक फोर्स होगा जिसका नाम होगा टाउ, जिसको हम लोग बोलेंगे शेयर स्ट्रेस। मतलब ये दो तरीके के फैक्टर्स होंगे जिसके वजह से आपका सॉइल जो है वो फेल करने वाला है। ठीक है, अब दूसरे डायग्राम पे आइए। अब ये जो आपका सारा जो हम आपको स्टोरी समझाए, अब इसको हम थोड़ा सा आप क्या करते हैं, आप टेक्निकली रखने की कोशिश करते हैं। किसी भी सॉइल में आपको 2-3 चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला कि सॉइल में जो 2-3-4 मिट्टी आपको एक जैसे मिट्टी को उठाते हैं, जैसे आप बालू को उठाइए, बालू क्या होगा, अपने आप हाथ से आपके चारों तरफ से गिर जाएगा, हाथ में बचेगा बहुत थोड़ा सा बालू, वो भी इसलिए बचेगा क्योंकि आपका हाथ का सरफेस फ्लैट है। अगर आप ऐसे करके बालू को उठाएंगे तो आपके हाथ में कुछ भी बालू नहीं आएगा, कुछ 2-4 पार्टिकल्स साथ में चिपके रह जाएंगे, नहीं तो बाकी सारा बालू गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग है, जो चिपकने का जो एक फोर्स है वो एब्सेंट है, तभी तो बालू के पार्टिकल्स आपस में नहीं चिपकते हैं ना।
तभी तो आप उसको एक साथ कितना भी रख दें, अगर नॉर्मल तरीके से आप देखेंगे तो बालू को आप छुएंगे, कभी गर्मी के दिनों में आप जाके बालू को छुइए, बालू को उठाइए, बालू के पार्टिकल्स आप अलग अलग एक एक को मेज़र कर सकते हैं कि ये कितने साइज़ के हैं। फिर आप ऐसे ही कोई एक मिट्टी उठा लीजिए, जैसे आपका क्रिकेट ग्राउंड हुआ, आप उसको कुछ एक्सकेवेशन कीजिए, कुछ इतना गड्ढा कर दीजिए उसमें, इतना गड्ढा कि एक पूरा का पूरा आदमी इसके अंदर में खड़ा हो जा रहा है, कुछ 1.5 मीटर 2 मीटर ऐसा आप कुछ गड्ढा कर दीजिए। और अगर आप देखेंगे कि वो ग्राउंड की मिट्टी अगर बहुत स्ट्रांग होगा, अगर उसके पार्टिकल्स बालू वाला पार्टिकल्स नहीं होगा, अगर आपस में चिपका हुआ होगा, तो आप देखेंगे 2 मीटर खोदने के बाद भी आप यहाँ पे खड़े हैं ऊपर में, फिर भी ये मिट्टी नीचे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वैसा ज़मीन है जिसमें सारे पार्टिकल्स जो है वो आपस में इतने अच्छे तरीके से चिपके हैं कि आप अगर पूरा का पूरा मिट्टी उखाड़ के हाथ में भी रख लेंगे ना, तो भी वो उसी शेप में बना हुआ रहेगा, वो पार्टिकल्स उसके अलग अलग होके गिरेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि उस तरीके के सॉइल में आपके जो पार्टिकल्स के जो चिपकने की टेंडेंसी है, ये चिपकने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो आपका जो सॉइल का शियर स्ट्रेंथ है, जो सॉइल में जो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स लग के उसको गिराने की कोशिश कर रहा है, ये डिपेंड करता है इस चिपकने वाली प्रॉपर्टी के ऊपर में, और इसको हम लोग नाम देते हैं कोहेजन। कोहेजन मतलब क्या है, समझ लीजिए हिंदी में चिपकना। अब सैंड में कोहेजन एब्सेंट होता है, नहीं होता है। क्ले में और सिल्ट में, इस सब में कोहेजन आपको क्या होता है, मिलता है, अवेलेबल होता है। तो सिल्ट वाला जो सॉइल है, या कह सकते हैं कि फाइन ग्रेन्ड वाले जितने भी सॉइल हैं, उसके अंदर आपको कोहेजन देखने को मिलते हैं। तो आपको जिस सॉइल में कोहेजन ज़्यादा होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप उस तरीके के सॉइल में आप ऐसा गड्ढा किए, तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा कर दिया आप कोना पे जो नीचे देख रहा है, फिर भी ये मिट्टी अपनी जगह पे खड़ा है। इसका मतलब है कि कोहेजन के वजह से कुछ अर्ली स्ट्रेंथ उसमें पहले से ही मौजूद है। मतलब अभी आपका एक्सकेवेशन हुआ है, उसको वैसे बालू होता तो गिर जाता, ये वाला पोर्शन इधर ऐसे अंदर गिर जाता, यहाँ से भी बालू ऐसे अंदर गिर जाता, आपका दोस्त का पूरा कमर तक में बालू ही भर जाता इसमें। क्यों? क्योंकि सॉइल आपका वीक था। तो एक कोहेजन है जो कुछ स्ट्रेंथ, जो शियर स्ट्रेंथ कह लीजिए, कि ये आपके देता है मिट्टी को, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा है कि आप जैसे कभी आप देखते होंगे कि आप ट्रैक्टर से मिट्टी या बालू अगर कहीं पे गिरा रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे आपको जमा हो जाता है। तो जितना उसमें से आप देखेंगे कि बालू को गिरना होता है, वो सारा बालू आपको यहाँ, जैसे आप गिराते हैं ट्रैक्टर से बालू, तो वो कुछ ऐसा गिरता है और गिरता रहता है, और उसके बाद अपने आप थोड़े थोड़े देर में ये सारा आपको सेटल होते 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 अल्टीमेटली एक ऐसा वाला पोर्शन ले लेता है। अब ये ऐसा वाला पोर्शन लेने का क्या मतलब है कि अब ये आपका स्टेबल है। अब अगर आप इसके ऊपर कोई लोड नहीं लगाते हैं जनरली, तो ये सॉइल ऐसे ही अगर रखा हुआ है, या मिट्टी है या बालू है, जो भी चीज़ है, इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि ये जो एंगल है फाई, ये एंगल इसका क्या है, इसका स्टेबिलिटी एंगल है। इस फाई एंगल पे तक अगर ये मिट्टी आ जाता है, यहाँ देखिए यहाँ फाई एंगल क्या है, थोड़ा ज़्यादा है इस वाले के मुकाबले। इसको मान लेते हैं कि ये 80 डिग्री है, इसको मान लेते हैं कि ये 40 डिग्री है। तो आप 80 डिग्री के फाई एंगल पे आप देखिए कि सॉइल स्टेबल नहीं रहा, वो स्लोप में और स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड होते होते जब वो 40 डिग्री तक में आ गया, तो फिर आप देख रहे हैं कि अब ये और फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये सॉइल का जो इंटरनल आपको, जो आपका कह सकते हैं कि आपका रेजिस्टेंस है, जो आपका स्टेबिलिटी है, ये आपको इस एंगल की वजह से आता है। इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, और इसी एंगल ऑफ रिपोज को दूसरा नाम देते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये अंदरूनी एक फ्रिक्शन डेवलप करा करके पार्टिकल्स को स्टेबल कर देता है। तो ये जो सॉइल का जो आपका शेयर स्ट्रेंथ है, वो एक तो इस कोहेजन के ऊपर में डिपेंड करता है, और दूसरा जो है वो इंटरनल फ्रिक्शन मतलब फाई के ऊपर में डिपेंड करता है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कोहेजन को हम लोग सी बोलते हैं, और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन को हम लोग फाई बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ सी और फाई, इन दो चीज़ों के ऊपर में डिपेंड करता है, बिल्कुल डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपको एक ऐसा सॉइल उठा लिए जिसमें सी भी है फाई भी है, मतलब सॉइल में अपना कोहेजन का भी स्ट्रेंथ है, और सॉइल में अपना जो एंगल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल फ्रिक्शन का जो वो है एंगल है, उसके वजह से भी अपना एक स्ट्रेंथ है। अब आप उस वाले सॉइल के ऊपर लोडिंग लगाना शुरू किए। ध्यान रखिएगा, आप सॉइल उठाए ऐसा जिसमें सी और फाई ये दोनों आपके क्या है, प्रेजेंट है, और इस तरीके के सॉइल पे आप लोड लगाना शुरू किए। जब आप लोड लगाना, या आप ऐसे समझिए अभी आप लोड नहीं लगाए हैं, आप क्या किए, आप यही वाला एग्जांपल दे रहे हैं कि यहाँ से आप एक ऐसा कोई एक ग्राउंड में एक इतना सा आप मतलब एक्सकेवेशन किए, और मान लीजिए कि अगर आप ऐसा ये जो एक्सकेवेशन है, जैसे आप केक काटते हैं ना, आप छुरी से केक को दाएं से काटते हैं, फिर लेफ्ट से काटते हैं, राइट लेफ्ट, और फिर नीचे से ऐसे काट करके आप पूरा का पूरा केक जो है वो ऐसे उठा लेते हैं।
तो पूरा का पूरा केक एज इट इज उड़ जाता है। मान लीजिए अगर आप मिट्टी को कुछ उस तरीके से काटते हैं और काट करके अगर आप हाथ में अपने उस मिट्टी को जिसमें सी और फाई दोनों मौजूद है, जब आप उसको ऐसे उठाते हैं तो आप देखेंगे कि वो अपने आप में ही खड़ा है। इसका मतलब है कि बिना लोडिंग के ही, मतलब बिना किसी शेयर के, उसमें अपने आप में एक अपना स्ट्रेंथ है। वो स्ट्रेंथ क्यों है? कोहेजन की वजह से है। सॉइल के पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए हैं, उसके वजह से वो सॉइल आपको पहले ही पूरा कुछ स्ट्रेंथ में दिख रहा है। अब जब इसमें लोड लगाएंगे तो इसमें और कुछ स्ट्रेंथ हम लोगों को डेवलप होगा, जो कि इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से होगा। जब उसके बाद वो लोड बढ़ता चला जाएगा, जब वो उसको एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी रेजिस्ट नहीं कर सकेगा, तो अल्टीमेटली फिर वहाँ पे फेलियर हो जाएगा। वही सॉइल जो होगा, आप उसको बहुत हाथ से दबाने लग जाइए तो वो चूर चूर होकर के गिर जाएगा। कुछ ऐसा सिचुएशन होता है। तो जब आप किसी सॉइल को ऐसा कट करके निकाले और आप देखें कि वो अपने आप में ही खड़ा है, इसका मतलब है कि उसमें पहले से ही थोड़ा शेयर स्ट्रेंथ है, शेयर को रेजिस्ट कर रहा है ना। आप ऐसा टुकड़ा काट करके एक निकालते हैं केक का, तो आप देखते हैं कि वो अपने आप में ऐसा खड़ा है। उसी तरीके से अगर ऐसा सॉइल का भी टुकड़ा काटिए और जिसमें सी और फाई दोनों मौजूद हो, आप उसको निकालेंगे तो आप देखेंगे पहले ही कुछ इसमें स्ट्रेंथ आया हुआ है। वो स्ट्रेंथ क्यों आया? कोहेजन की वजह से आया। ठीक है। अगर हम एक ग्राफ बनाए जिसके वाई एक्सिस में हम शेयर स्ट्रेस बोले, एक्स एक्सिस में अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस बोले, तो आप कहेंगे कि अभी हम नॉर्मल स्ट्रेस लगाए ही नहीं है, जीरो है। नॉर्मल स्ट्रेस एक्स एक्सिस में है ना, मान लीजिए हम जीरो पे बात करते हैं, तो जब आप कहेंगे कि जब हम सर नॉर्मल स्ट्रेस जीरो लगाए हैं, तो हम देख रहे हैं कि पहले ही मेरे सॉइल में कुछ 10 का शेयर स्ट्रेस अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? कोहेजन की वजह से अवेलेबल है, क्योंकि मिट्टी के पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए हैं। इसका मतलब है कि जीरो नॉर्मल स्ट्रेस पे 10 का वैल्यू पहले ही मिला हुआ है। अब जैसे ही आप बोले कि सर हम 1 का नॉर्मल स्ट्रेस लगाए, तो ये वैल्यू क्या हो गया? ये वैल्यू 1 का लगाए तो इसके हिसाब से ये बढ़ के कुछ यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है कि ये 10 से वैल्यू बढ़ के हो सकता है यहाँ पे 10.5 हो गया होगा। फिर आप क्या किया? आप 10 का वैल्यू लगाए, 10 का नॉर्मल स्ट्रेस लगाए, इसके हिसाब से ये वैल्यू कुछ ऐसा बढ़ करके आपको 13 मिल गया होगा। तो ऐसे कर करके आप लोड लगाते चले गए। मान लीजिए आप 15 का स्ट्रेस लगाए नॉर्मल, तो नॉर्मल स्ट्रेस 15 का मतलब बिल्डिंग का लोड आप समझ लीजिए। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? P/A, मतलब एक बिल्डिंग बनाया आप, उसके वजह से जो लोड आया, उसके वजह से आप चेक किए कि कितना शेयर स्ट्रेस आ रहा है। हो सकता है वो कुछ आया आपको 15। अब आपका मान लीजिए कि 15 जो है आपका स्ट्रेस, वो आपका क्या है? फेलियर स्ट्रेस है। तो अगर 15 का स्ट्रेस पहुंच रहा है कुछ इतने स्ट्रेंथ पे, इतना नॉर्मल स्ट्रेस पे, तो आप कह सकते हैं ना कि अगर एक सॉइल का फेलियर 15 पे होने वाला है, तो आप बैक कैलकुलेशन करके ये बता सकते हैं ना कि ये इतने वाले नॉर्मल स्ट्रेस पे फेल कर रहा है। इसका मतलब है कि इससे आप निकाल सकते हैं कि नॉर्मल लोड कितना होगा। अगर आप इतने लोड का बिल्डिंग बना रहे हैं, तो फिर आपका उस सॉइल में शेयर फेलियर हो जाएगा। फिर आपको उस बिल्डिंग के लोड से कम का लोड देना है, तो आपका सॉइल सेफ रहेगा। ठीक है। तो अब ये जो आपका इनिशियल जो आपका स्ट्रेंथ अवेलेबल था, फिर से हम मिटाते हैं सारी चीज़ों को। ये जो आपका इनिशियल का स्ट्रेंथ मौजूद था, ये इनिशियल का स्ट्रेंथ किसके वजह से मौजूद था? कोहेजन की वजह से। अब आप उस पर लोड लगाना शुरू किया, अभी तक लोड नहीं लगाए थे, अभी तक ये ऐसा एक पार्टिकल था, केक के तरह से काटे थे सॉइल को, तो आप देखिए कि बिना लोड लगाए जीरो पे ही इसका इतना स्ट्रेंथ पहले से है। अब आप लोड लगाए 1 का और स्ट्रेंथ इसका कितना हो गया? 11 हो गया। मान लीजिए यहाँ पे 10 का वैल्यू था, 1 बढ़ा। ऐसे ही करते करते जो आप अब जैसे जैसे आप लोड लगा रहे हैं, वैसे वैसे जो स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। अब ये वाला स्ट्रेंथ किसके वजह से बढ़ रहा है? ये वाला बढ़ रहा है इस लाइन के स्लोप्ड होने की वजह से। अगर ये लाइन आपका ऐसा होता, सीधा होता, तो आप लोड कितना भी लगाते चले जाइए, ये जो वैल्यू टाउ का यहाँ आया है, यहाँ भी वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा, क्योंकि वर्टिकली तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गया ना। ये इस वाले एक्सिस के हिसाब से देखिए तो एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि स्लोप क्या है? जीरो है। और जीरो स्लोप है तो आप कह सकते हैं कि सर नॉर्मल स्ट्रेस कुछ भी लगा लें, टाउ स्ट्रेंथ बढ़ ही नहीं रहा है, शेयर स्ट्रेंथ। तो ये इस स्लोप के वजह से बढ़ रहा है। और ये स्लोप क्या है? यही है आपके एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एंगल जिसको कह सकते हैं, फाई जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेंथ इनिशियल जो था वो सी की वजह से था। बाकी लोड पड़ने के समय जो स्ट्रेंथ आता है वो आपको फाई की वजह से आता है। इस बालू के ऊपर आप जैसे जैसे लोड देते जाएंगे, वैसे वैसे ये क्या होगा? ये फाई जो है, ये स्लोप थोड़ा कम हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर ये फाई इसको क्या करेगा? यहाँ पे स्टेबल कर देगा। फिर और लोड लगाएंगे, फिर ये सॉइल कुछ आपका ऐसा होता चला जाएगा। ये फाई इसको क्या करेगा? और रेजिस्टेंस देगा। ऐसा थोड़ी है कि आप लोड लगाते चले जाएंगे और बालू अल्टीमेटली आपका ऐसा हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसे मिनिमम आकर के ये रह जाएगा, क्योंकि कुछ वॉल्यूम भी तो है।
तो वो जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो इंटरनल एंगल जो है 5 प्रोवाइड कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी एक सॉइल में सबसे पहले सी की वजह से कुछ इनिशियल स्ट्रेंथ होता है और बाद में लोड पड़ने की वजह से 5 की वजह से आपका कुछ फाइनल स्ट्रेंथ आता है। ये जो आपका टोटल ये जो थेसिस है, ये जो एनालिसिस हम आपको इतना जो कहानी समझाए, ये दिया था मोहर और कुलम्ब ने मिल करके। पहले कुलम्ब ने अपना एक थेसिस दिया, वो जब इस दुनिया से चले गए उसके बाद आए साइंटिस्ट मोहर, फिर उन्होंने इन्हीं के थ्योरी को थोड़ा स्टडी किया और स्टडी करके उन्होंने एक जो थेसिस बनाया वो फाइनली कहलाया मोहर कुलम्ब थ्योरी। अब ये जो थ्योरी था ना, ये एक्चुअल में जो स्ट्रेट लाइन वाला जो ये थ्योरी है, ये था कुलम्ब का थ्योरी। और कुलम्ब ने जो एनालिसिस किया था उन्होंने बताया कि ये आपका स्ट्रेट लाइन जो आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन था कुलम्ब के थ्योरी में जब उन्होंने सबसे पहले टेस्ट किया था। तो बाद में जब मोहर ने टेस्ट किया, जब मोहर अपना जब थेसिस लाए तो उनका जो लाइन था वो कुछ ऐसा इंक्लाइन जा रहा था। मतलब इनिशियली देखिए यहाँ भी स्ट्रेंथ है, वो भी इस बात को मान रहे थे कि बिना लोड लगाए ही कुछ वैल्यू है जो सी की वजह से है, लेकिन ये जो बढ़ रहा है इंटरनल एंगल की वजह से वो स्ट्रेट लाइन नहीं बढ़ेगा। जो कुलम्ब कह रहे थे स्ट्रेट लाइन, वो मोहर कह रहे थे कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अल्टीमेटली जब वो दोनों चीज़ों को जब स्टडी करते गए, कंबाइन करते गए, तो लास्ट में क्या हुआ कि ये वाला जो फाइनल कुलम्ब का जो एनालिसिस है, यही वाला आपका फाइनल हुआ। और इसी को हम यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्सप्लेन किए, क्योंकि मोहर कुलम्ब थ्योरी में जो ये फाइनल हुआ ये एक्चुअली में कुलम्ब का था, मोहर का कुछ ऐसा था। लास्ट में क्या हुआ कि दोनों को देखा गया, उसके बाद ये निकला कि नहीं, एक्चुअली जो हम आपको बताएं ना कि लास्ट में क्या होता है कि मैथमेटिकल प्रूफ भी तो करना है ना, तो मैथमेटिकल ऐसा कुछ देना पड़ेगा जो थोड़ा कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंट होगा तभी तो आप क्या कर सकेंगे, उसको कैलकुलेशन कर सकेंगे, तभी तो आप कुछ नज़दीक का वैल्यू पहुंच पाएंगे। ये क्या, ये एक्यूरेट वैल्यू है, ये जो ब्लू लाइन है। अब मान लीजिए कि आपको ये एक्यूरेट वैल्यू में यहाँ नहीं मिल करके अगर यहाँ मिल रहा है कोई वैल्यू यहाँ के बदले में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो देखने को नहीं मिल रहा है ना, कुछ इसी रेंज में तो वैल्यू आ रहा है ना, यहाँ और यहाँ तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि मोटा मोटी तो सॉइल आपका कुछ उतना स्ट्रेंथ दे ही रहा है। तो ये दोनों का कंबाइंड वाला डायग्राम है। मोहर का ये था, कुलम्ब का ये था, लास्ट में जो फाइनल हुआ यही वाला फाइनल हुआ जो आपको ये रेड वाला लाइन आप देख रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ है आपका मोहर कुलम्ब थ्योरी। जब आप आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम आपको क्या किए, पूरे का एक आइडिया दे दिए ताकि पूरी स्टोरी आपको क्लियर रहे। ये जो 30-40 मिनट आपको हम लेक्चर दिए हैं, ये लेक्चर आपके इस पूरे टॉपिक्स को हिंदी में एक निचोड़ करके आपको समझा दिए हैं कि क्या हो रहा है। साइंटिस्ट जब आए तो उन्होंने क्या स्टडी किया और उन्होंने क्या अपना फॉर्मूला दिया। अब वो लोग जो फॉर्मूला दिए वो आपका फॉर्मूला निकल करके आया कि किसी भी सॉइल का अगर हमको स्ट्रेंथ जानना है, टाउ एफ, जो मोहर कुलम्ब का थ्योरी जो फाइनल हुआ वो आपको पढ़ना यही चीज़ है कि टाउ एफ शेयर स्ट्रेंथ। टाउ एफ मतलब क्या है, आपको सब मिलेगा आगे नोट्स में, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेंथ। अगर किसी सॉइल का शेयर स्ट्रेंथ निकालना है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, कोहेजन पे डिपेंड करेगा, इस वाले वैल्यू पे। किस पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा, एक स्लोप पे डिपेंड करेगा जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से। अब छोड़ दीजिए इस फॉर्मूला को, ऐसे आइए, अगर हम बोलें कि मेरा जो फेलियर इन्वेलप है, मान लीजिए ये वाला जो लाइन है ये क्या बता रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ बता रहा है। अगर मेरा कोई एक लोडिंग दिए, उस लोडिंग के वजह से मेरा फेलियर कहाँ पे आएगा, इस जब ये मेरा लोडिंग वाला लाइन हम ऊपर करेंगे और ये यहाँ आके इस पॉइंट पे टच कर जाएगा, तो इस पॉइंट पे जितना मेरा शेयर स्ट्रेस है हम उसको क्या बोलेंगे, फेलियर स्ट्रेस बोलेंगे ना। मतलब ये क्या है, वो सेफ्टी लिमिट है ना। कोई अगर आपका जैसे आप अभी तो नहीं पढ़े हैं, आरसीसी आगे आएगा, मान लीजिए कि कोई चीज़ है जो 100 के वैल्यू पे फेल करने वाला है, आप अब किसके वजह 100 का वैल्यू पहुंचेगा, मान लीजिए शेयर का वैल्यू है ये 100 पे फेल करने वाला है, आप सिग्मा का लोड देने लगे, मान लीजिए आप सिग्मा का लोड दिए 1005 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना का आप स्ट्रेस दिए, रैंडम वैल्यू बता रहे हैं। जब आप इतना स्ट्रेस दिए उसको आप यहाँ ग्राफ में रखे, मान लीजिए वो यहाँ आया, तो यहाँ जब आया तो आप यहाँ से जाके चेक करना चाहे कि कितना में आपका शेयर जो फेलियर हो जाएगा, क्योंकि आप शेयर बाद में चेक करेंगे, बहुत सारे आपके सॉइल अभी टेस्ट करेंगे आप, उससे आपको शेयर का पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है। तो आप चेक किए कि इस एनालिसिस के हिसाब से कितना पे मेरा फेल करने वाला है, तो वो कुछ वैल्यू निकल करके आया कि 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब है कि सॉइल का मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो इस चार्ट के हिसाब से 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो सकता है। तो वहाँ से आपको ये एक वैल्यू पता चल गया कि आपके सॉइल में मैक्सिमम जो शेयर है वो 100 से अगर ज़्यादा आता है आपके सॉइल में एक्चुअल में, तो आपका बिल्डिंग जो है वहाँ पे जो सॉइल है वो आपका फेल कर जाएगा।
तो आपको ये पता चल गया कि मैक्सिमम लोड कितना आया, मैक्सिमम सिग्मा कितना आया 1005, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आया 100। अब आपको ये दो वैल्यूज़ पता चल गया। आप मान लीजिए 100,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आप एक सिग्मा नोट कर लिए और आप टाउ नोट कर लिए 100 किलो न्यूटन या न्यूटन कुछ भी पर मीटर स्क्वायर, ऐसे ही मान लेते हैं, एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं कि आप ये दो चीज़ नोट डाउन कर लिए। ये क्या है, आपका सेफ लिमिट है। इससे ज़्यादा अगर गया सॉइल का कोई भी स्ट्रेस तो आपका सॉइल फेल कर जाएगा। अब हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि किसी भी एक इंक्लाइंड वाले सॉइल पे जब आप अपना बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें एक सिग्मा आएगा नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से, एक शेयर आएगा, शेयर स्ट्रेस आएगा। क्यों? क्योंकि तिरछा मिट्टी है तो कुछ हॉरिजॉन्टल लोड भी लगेगा। स्टार्टिंग में वही डायग्राम दिखाया था ना, रिटेनिंग वॉल वाला। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपको कहाँ से पता चला, मोहर कुलम के थ्योरी से पता चला। मतलब ये क्या पता चला, शेयर स्ट्रेंथ के बारे में आप आगे निकालेंगे, लेकिन अभी आपको फिलहाल सिग्मा और टाउ पता चल गया। ये किसके चार्ट से पता चला, मोहर कुलम थ्योरी के चार्ट से पता चला। ठीक है, अब आपके सॉइल के ऊपर एक्चुअल में कुछ सिग्मा और टाउ आने वाला है, इसको आप पता करेंगे। अब अगर एक मिट्टी जो है, मान लीजिए आपका एक नॉर्मल क्रिकेट ग्राउंड का एग्जांपल ले लीजिए या किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक ऐसा मैदान है, सिंपल सा स्ट्रेट मैदान है, इसके ऊपर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा क्या आएगा वहाँ पे, सिग्मा आएगा। और सबसे मिनिमम क्या आएगा, शेयर आएगा, जो कि लगभग 0 के बराबर आएगा, क्योंकि सारा लोड क्या होने वाला है, ये मिट्टी बिल्कुल स्ट्रेट है, इसका मतलब है कि सारा लोड नॉर्मल स्ट्रेस की तरह जाने वाला है। तो हम इसको अगर एक चार्ट में दिखाना चाहें, एक यहाँ पे हम लिख देते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 1000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक वैल्यू लिए, टाउ इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एक दूसरा वैल्यू लिए। ठीक है, अब आप क्या किया, आप एक मिट्टी लिए स्ट्रेट मैदान, इसके ऊपर आप एक बिल्डिंग बनाए और बिल्डिंग बना करके आपको दिख रहा है कि वहाँ पे आ रहा है सिग्मा इज इक्वल टू मैक्सिमम और टाउ इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 0। ऐसा ही कुछ हो रहा है इस कंडीशन पे। मान लीजिए आप एक ऐसा तिरछा ज़मीन लिए और यहाँ पे आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपका जो इस सेम बिल्डिंग है, लेकिन टोटल लोड कहाँ दे रहा था, वो नॉर्मल स्ट्रेस में, शेयर स्ट्रेस 0 हो जा रहा था। तो ये मान लीजिए कि कुछ चला जा रहा था 1000 किलो न्यूटन के आसपास। अब जब इस तरह के तिरछे वाले एरिया में आप बनाते हैं ना, तो ये तो लगता ही है, साथ में ये भी आ जाता है, और ये जब शेयर आ जाता है ना, ये आपके नॉर्मल स्ट्रेस को क्या करता है, टोटल नॉर्मल जो बिल्डिंग अपना नॉर्मल स्ट्रेस देगा वो देगा 900 और शेयर आपको दे देगा कुछ ऐसा 50। मतलब अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, कम होता चला जाता है। मतलब नॉर्मल स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ देखने को मिलेगा, स्ट्रेट ग्राउंड में मिलेगा। जैसे ही इंक्लाइंड हो जाएंगे तो बिल्डिंग सेम है, लेकिन अब ये बिल्डिंग की वजह से दो प्रॉब्लम आ रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं। तो एक फोर्स जो है सीधा जो प्रेशर है वो कम लगेगा। आप ऐसे इमेजिन करिए ना कि आप अपना, मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को आप ऐसे ऐसे सीधा रखिए और इसके ऊपर आप ऐसे लोड लगाइए, तो ये पेन क्या करेगा, मैक्सिमम कौन सा स्ट्रेस फील करेगा, नॉर्मल स्ट्रेस, नीचे आना चाहेगा, सिर्फ नीचे, कोई तिरछा ऐसे नहीं होना चाह रहा है, सिर्फ नॉर्मल नीचे आ रहा है। लेकिन अगर आप इसी पेन को ऐसे कर दीजिए और इसके ऊपर फिर आप एक ऐसे ही लोड लगाइए, तो अब आप फील कर सकते हैं कि ये बिल्डिंग, इस पेन में नॉर्मल इसकी वजह से जो जितना फोर्स यहाँ लग रहा था, ये उससे पहले ही क्या हो रहा है, ये फेल कर जा रहा है, ये कुछ ऐसे स्लाइड कर जाएगा। ये वाला हो सकता है 1000 के लोड पे आपको नीचे जाता, ये वाला 800-900 के उस लोड पे ही क्या होगा, फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 800-900 के साथ साथ कुछ शेयर का वैल्यू भी आपको अब आना स्टार्ट हो गया। अब ये दोनों जो हम कहानी सुनाए, इसको आप एक काम कीजिए, एक चार्ट में पुट करने की कोशिश कीजिए। कौन सा चार्ट में, यही चार्ट में। ये चार्ट में इधर हम क्या बोले सिग्मा, इधर हम क्या बोले टाउ। जब हम बोले कि बिल्कुल ऐसा सीधा लग रहा था, तो इसको हम बोले 1000, इसको हम बोले 0। इसको आप यहाँ प्लॉट कीजिएगा तो क्या बनेगा, मान लीजिए ये 0 है सिग्मा, यहाँ पे मान लेते हैं 1000 है। तो अगर हम बोलेंगे कि इस वाले का एक ग्राफ बनाइए, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इस वाले को आप सिर्फ यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट से दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो ही वैल्यू है ना। अब दो वैल्यू को हम ग्राफ में प्लॉट करने बोले, एक तो वाई एक्सिस है 0 है और एक्स एक्सिस 1000 है, तो ये यहाँ बनाए आप। लेकिन यही बिल्डिंग उठा के आप ले गए तिरछा वाले मिट्टी पे, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 900 और ये 50। अब हम बोलेंगे इसको प्लॉट कीजिए, तो ये कहाँ पे आएगा। अब हम इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, इसको हम ब्लैक कलर से दिखा देते हैं। 900 का मतलब है कि 1000 से कम यहाँ x 900 और y 50, ये कुछ यहाँ आएगा।
अब आपका क्या हो रहा है कि देखिए इस वाले पॉइंट को आप कह रहे हैं ना कि आपका सबसे ज़्यादा लोड था, तो देखिए एक्स एक्सिस में ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है। मान लीजिए अगर हम 900 के बदले 800 का लोड आया और यहाँ 50 के बदले 80 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा एक और, अगर हम तीसरा वाला पॉइंट प्लॉट करते हैं तो कोई 800 के लोड पे 80 हो रहा है और ये वाला कितना था 50 था, तो वो कुछ यहाँ आएगा। फिर मान लीजिए एक और थोड़ा सा और बिल्डिंग किसी और जगह पे बनाए, वहाँ पे मान लीजिए 600 का लोड आपको सीधा पड़ रहा है स्ट्रेस और हॉरिजॉन्टल पड़ जा रहा है 150 का, कुछ ऐसा इम्पैक्ट। मतलब जितना आप तिरछा जगह पे बनाते चले जाएंगे, जितना आप कोना में बिल्डिंग बनाएंगे, उतना शेयर का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कम होते चला जाएगा। एग्जाम्पल इसी से समझना है आपको कि जितना आप इसको तिरछा करते जाइएगा उतना यहाँ पे जो लोड दीजिएगा तो सीधा प्रेशर कम पड़ेगा और तिरछा वाला प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, मतलब शेयर बढ़ता चलेगा और सीधा सीधी ये प्रेस कम होता चलेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करके ये प्लॉट करते जाइएगा ना, तो नॉर्मल स्ट्रेस कम होता जाएगा और ये शेयर स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद शेयर स्ट्रेस कम होता चला जाएगा, जब लोड आपका कम हो जाएगा तो ये अल्टीमेटली जब आप बहुत सारे टेस्ट कीजिएगा ना, तो ये कुछ ऐसा आपको एक चार्ट बनेगा। जब जितना जितना आप इंक्लाइन जाते जाइएगा उतना उतना, जैसे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम, सिग्मा शेयर स्ट्रेस जीरो, नॉर्मल स्ट्रेस थोड़ा कम तो सिग्मा स्ट्रेस थोड़ा शेयर स्ट्रेस आ गया, ऐसे करते करते ये बनेगा। इसी को जब हम लोग वापस नीचे भी इसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये एक सर्किल बन जाता है और ये सर्किल कहलाता है मोहर सर्किल। अब मोहर सर्किल क्यों कहलाया, क्योंकि इस सर्किल का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने बताया, मोहर ने बताया, जो हम आपको अभी एक्सप्लेन किए कि किसी भी एक सॉइल में मैक्सिमम ये वाला स्ट्रेस आ रहा है तो शेयर नहीं होगा, अगर शेयर आ रहा है तो नॉर्मल स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो कहाँ बनेगा, एक्सिस पे तो नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा। इस वाले को आप क्या कहेंगे, एक्स में 900, वाई में 50, इसको आप क्या बोलेंगे, एक्स में 800, वाई में 80, इसको आप बोलेंगे एक्स में 600, वाई में 150। ऐसे ही तो ग्राफ प्लॉट करते हैं ना आप। तो ये जो इस तरीके से लोडिंग पैटर्न को आप दिखाए, जो ये सिग्मा और ये टाउ इसको आप दिखाए, ये कहलाता है आपका मोहर सर्किल। ठीक है, अब ये क्यों बनाए, क्योंकि आप अपने मिट्टी का एक मोहर कुलम एनालिसिस के तरफ से जब आप अपने मिट्टी का एक वो बनाए, फेलियर इन्वेलप बनाए। फेलियर इन्वेलप मतलब क्या होता है कि एक समझिए ना कि आप एक ऐसा एक बाउंड्री बना दिए। अब इस बाउंड्री के अंदर में अगर जो भी चीज़ है तो सेफ है, इस बाउंड्री के बाहर जो गया वो फेल, मतलब उसमें अनसेफ है। कुछ ऐसा क्राइटेरिया होता है, एक लक्ष्मण रेखा टाइप में समझिए ना कि अगर आपका एक कुछ एक क्राइटेरिया हम बना दिए तो ये क्या हो गया, मेरा फेलियर इन्वेलप कहलाएगा। मतलब इसके अंदर हो तो सेफ हो और इसके बाहर हो तो अनसेफ हो। उसी तरीके से ये जो लाइन आपका बना है ना, इसको हम लोग कहते हैं फेलियर इन्वेलप। जो मोहर कुलम थ्योरी था जो बता रहा था कि 1000 के लोड नॉर्मल स्ट्रेस पे और 100 के शेयर स्ट्रेस पे ये सॉइल फेल कर जाएगा, इसका मतलब है कि वो ये वाला जो चार्ट बनाए थे आप, ये आप बनाए फेलियर इन्वेलप। अब इसी फेलियर इन्वेलप को अगर हम यहाँ बनाए और अगर ये ऐसे आया, इसका मतलब है कि आपका ये वाला जो लाइन है ये क्या है, फेलियर इन्वेलप है, FE बोलते हैं इसको अभी। तो फेलियर इन्वेलप से आपका ये जो पूरा है सॉइल जिसमें जितना भी स्ट्रेस आ रहा है सब तो यहीं घूम रहा है ना, कहीं पे भी इसको टच तो किया नहीं। इसका मतलब है कि बिल्डिंग कैसा भी आप बना लिए, कितना भी आप कोना पे ले जाके बना लिए, मैक्सिमम जो बिल्डिंग का स्ट्रेस है वो ये दिखा रहा है, बिल्डिंग का एक्चुअल स्ट्रेस, बिल्डिंग का एक्चुअल स्ट्रेस ये कौन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है मोहर सर्किल। अब बिल्डिंग का फेलियर का जो पॉइंट है वो कौन बता रहा है, फेलियर इन्वेलप। कौन दिया, ये मोहर कुलम्ब थ्योरी दिया। तो आप इस सर्किल अगर आपका ऐसा बनता है तो आप कहेंगे कि आपका जो बिल्डिंग है वो इस सॉइल पे सेफ है। क्यों, क्योंकि मोहर कुलम के हिसाब से अभी फेलियर वाले स्ट्रेस तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। सिग्मा अगर हम लोगों का कुछ और बढ़ा देते, यहाँ कर देते और स्ट्रेस भी बढ़ के कुछ यहाँ आ जाता, जब इसका सर्किल बनाते और अगर ये ऐसे टच करता या क्रॉस कर जाता तो फिर हम बोलते कि ये कुछ लोडिंग अलग अलग कंडीशन पे ये फेल कर रहा है। इसी चीज़ को आप यहाँ समझिए, ये है वही वाला एनवेलप, फेलियर एनवेलप। सबसे पहले आप एक बिल्डिंग का एक जगह पे बनाए, आप उसका लोडिंग का पैटर्न को चेक किए तो कुछ ऐसा सर्किल बना। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा सर्किल नहीं दिखा के आधा ही सर्किल दिखाते हैं, नीचे वाला सर्किल को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो तो नेगेटिव वाले वैल्यूज़ को दिखाएगा ना। तो अभी हम लोगों को तो इसका काम नहीं है, हम लोगों को तो पॉजिटिव में चाहिए। तो हम लोगों का कुछ ऐसा बना, आप बोलेंगे ये ब्लैक कर्व वाला सॉइल पास है। फिर उसके बाद आप दूसरा एक सॉइल लिए, दूसरा कंडीशन लिए,
उसके हिसाब से आपको एक ऐसा कर्व बना, आप बोलेंगे सर ये भी पास है। लेकिन ये रेड वाले कर्व को आप बोलेंगे कि सर ये जो कंडीशन है, मतलब बिल्डिंग का आप क्या किए, फ्लोर बढ़ाते चले गए। एक पहले 4 फ्लोर का बिल्डिंग देखे तो कुछ ऐसा आया, तो आपको लगा कि चलो 1 फ्लोर और बना सकते हैं। आप 5 फ्लोर बनाए, ऐसा आया। 6 फ्लोर बनाए, कुछ ऐसा आया, आपको लगा अभी भी सेफ है। लेकिन जैसे ही आप सोचे 7वां फ्लोर बनाएंगे तो ये इस फेलियर इन्वेलप को टच कर गया। इसका मतलब है कि 7 फ्लोर का बिल्डिंग नहीं बन सकता है। तो यहाँ से डिसाइड हो गया कि ये बिल्डिंग जो है आपका, ये कुछ 5 स्टोरी या 6 स्टोरी का ही बनेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, एक स्ट्रेस आएगा जो फेलियर इन्वेलप से नीचे होगा, तो आपका बिल्डिंग पास हो जाएगा। तो ये फेलियर इन्वेलप मोहर कुलम थ्योरी से आया। ये मोहर सर्किल, मोहर ने एक अपना जो एनालिसिस दिया उससे आया। क्या बताता है मोहर सर्किल, बिल्डिंग का या सॉइल का एक्चुअल का स्ट्रेस का कंडीशन। फेलियर इन्वेलप क्या बताता है, मैक्सिमम स्ट्रेस पहुंचने का लिमिट। फेलियर इन्वेलप फेलियर को बताता है, पॉइंट को, और मोहर सर्किल जो है एक्चुअल सिचुएशन को बताता है। तो आपको अभी फिलहाल तो डिप्लोमा में इतना कुछ जाना नहीं है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पे अभी आपको नहीं जाना है। आपको तो इसके सारे कहानी और कॉन्सेप्ट को समझ के एग्जाम में लिखना है। बीटेक वाले जो स्टूडेंट, जब आप बीटेक में जाते हैं तो अब आप चेक करते हैं कि आप बताओ बिल्डिंग कितना स्टोरी का बना सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, ये मोहर सर्किल जो है ये बनाते हैं आप, और बना बना करके इसी तरीके से आप चेक करते हैं। तो पता चलता है कि 7 स्टोरी पे इतना सिग्मा मैक्सिमम और इतना टाउ आ रहा है, तो 7 स्टोरी नहीं बनाओ, 6 स्टोरी बनाओ, बिल्डिंग पास हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन वगैरह सारी चीज़ें आप करते हैं। डिप्लोमा लेवल पे अभी फ़िलहाल आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। बस पूरे शेयर में ना यही चीज़ें हैं। अब जब ये सारी चीज़ें आपको हम नोट्स में पढ़ा देंगे एक एक करके, उसके बाद ये सारा थ्योरी टॉपिक इतना ही है आपके शेयर में। इसके बाद आपको आ जाना है कि अब इसको बहुत सारे साइट पे हम लोग टेस्ट करके पता कर सकते हैं, शेयर का स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं, स्ट्रेस का एक्चुअल कंडीशन पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो टेस्ट पढ़ना कोई डिफिकल्ट नहीं है किसी भी चीज़ का, वो आप वैसे भी रट सकते हैं। आपको नहीं रट पाएंगे आप ये वाला टॉपिक। इसको जब तक आप ये लेक्चर पूरा देखेंगे नहीं, आप जब तक मेरी कहानी सुनेंगे नहीं, जब तक आप अपने मन में क्वेश्चंस रेज नहीं करेंगे, तब तक आपको ये कहानी शेयर का समझ में नहीं आएगा। आप इस पूरे थ्योरी को कितना भी पढ़ लीजिए, हुआ है सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, जितने पहले भी आज से पहले पढ़ के गए हैं, और खुद हम लोग भी जब अपने बीटेक में पढ़ रहे थे इन चीज़ों को, तो फर्स्ट टाइम में समझना बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि एक ऐसा चीज़ है जो एक्चुअल में आप कभी देखे सुने नहीं है। अब आपको वो समझाया जा रहा है। तो अब हम लोग के ज़माने में तो इतना स्मार्ट क्लास भी नहीं हुआ करता था, इतना सारा फिगर सब बोर्ड पे ही बना करके टीचर समझाते थे, तो वो जितना समझा सके। अब आपको कुछ टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिलना चाहिए, तो आप पहले इस पूरे लेक्चर को सुन लीजिए। आज वाला लेक्चर में हम यहीं पे अब एंड करते हैं। ये जितना स्टोरी हम आपको सुनाए हैं, हम आपको 4 5 6 टॉपिक को एक साथ कवर कर दिए। अब देखिए हम इसमें क्या क्या कवर किए। हम शेयर फेलियर ऑफ सॉइल कवर किए, कहाँ हो सकता है वो कवर किए, शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है कवर किए। उसके बाद आपको ये कोहेजन और इंटरनल फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, मोहर कुलम का फेलियर थ्योरी क्या है, स्ट्रेंथ इन्वेलप क्या है, और आपको स्ट्रेंथ इक्वेशन फॉर प्योरली कोहेसिव एंड कोहेजनलेस सॉइल, जो हम आपको एक जनरल इक्वेशन दिखा दिए हैं, बाकी अभी नहीं बताए हैं। और यहाँ तक कि हम आपको मोहर सर्किल भी समझा दिए। तो क्योंकि मोहर सर्किल सिलेबस में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपको वो निकालना नहीं है, बस पता होना चाहिए कि क्या है ये सारा कहानी। अब अगले वाले क्लास में एक एक करके सारे थ्योरी टॉपिक जो हमें यहाँ लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ों को हम आपको डिस्कशन करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। एग्जाम के लायक आपका टॉपिक बनता चलेगा। कहानी आपको उम्मीद करते हैं कि अब तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज ये सारा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।